So hi guys and welcome back to our next vlog. This vlog is going to be all about हमारे थाईलैंड का ट्रिप। अगर आप लोग थाईलैंड प्लान कर रहे हैं या अगर आप टिकट्स ऑलरेडी करा भी चुके हैं, उसके बाद में भी आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है एक नई कंट्री में जाने से पहले, तो आपको ये वाला वीडियो एंड तक पक्का देखना पड़ेगा। बिकॉज इस वीडियो में आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं अगर आपके थाईलैंड को लेके कुछ भी है तो सबसे पहले तो अगर आप किसी भी कंट्री में जाने के लिए प्लान कर रहे हो ना, तो आपको उसका ज्योग्राफी थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो अगर मैं थाईलैंड की बात करूं तो थाईलैंड भी जस्ट लाइक दिल्ली, मुंबई या फिर हमारे इंडिया, ये नॉर्थ एंड साउथ में बटा हुआ है। तो नॉर्थ में है हमारा बैंकॉक। बैंकॉक के बारे में आई थिंक मुझे ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, बिकॉज ये जग जाहिर फैक्ट है बैंकॉक के बारे में कि वो कितनी लाइव सिटी है। इट्स फेमस फॉर इट्स नाइट लाइफ। अगर कपल जा रहे हो तो बैंकॉक अकेले ही जाना चाहिए। अगर कपल बैचलर बंदा जाए यार, मैरिड लोगों का क्या है काम वहाँ पे। तो बैंकॉक इज फेमस फॉर इट्स नाइट लाइफ, पब्स, लॉन्जेस एंड बहुत सारी और भी चीजें, वो मैं आपको यहाँ में नहीं बोलूंगा। तो हमने चूज किया था साउथ आइलैंड। साउथ आइलैंड में आ जाता है आपके पास में फुकेट, इनफैक्ट कराबी भी आई थिंक वहीं पे आ जाता है, एंड देयर इज खाओ सोक नेशनल पार्क। वो इनफैक्ट थोड़ा बीच में पड़ जाता है, लेकिन हाँ वो भी साउथ आइलैंड में ही पड़ता है। सो देयर इज नॉर्थ, देयर इज साउथ। नॉर्थ थोड़ा सा ज्यादा शोर शराबे वाली जगह है, मतलब जिसको नाइट लाइफ बहुत ज्यादा पसंद है वो वहाँ पे जाए। साउथ इज कंपैरेटिवली थोड़ा सा पीसफुल है। अगर किसी को बीच ज्यादा पसंद है, माउंटेन ज्यादा पसंद है, टाइगर किंगडम है वहाँ पर और इस तरह की चीजें हैं। नॉर्थ इज ऑल अबाउट सिटी। वहाँ पे आपको बीच नहीं मिलेंगे। बट मुझे लगता है नॉर्थ थाईलैंड थोड़ा कॉस्टली भी होगा एज कंपेयर। हाँ हो भी सकता है, मतलब फुकेट इज कंपैरेटिवली ओके। वैसे हमने ऑनलाइन टिकट चेक की थी, लाइक चांग माई और चांग वेई करके जो टेंपल्स हैं, इनकी टिकट ही 3,000 की थी ना, 3,000 बाहर की थी। तो यस, अभी थाईलैंड में कैसा है ना, थाईलैंड में दो तरह के एयरपोर्ट्स हैं। मतलब एक तो बैंकॉक में एयरपोर्ट है और एक हमारा यहाँ पे फुकेट में एयरपोर्ट है। बट अगर आप जा रहे हैं वहाँ पे थाईलैंड में, तो नॉट नेसेसरीली आपको बैंकॉक जाना फिर वहां से आपको फुकेट आना था। मतलब जो आपका इन ट्रांजिट है बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो जस्ट मेक श्योर कि आप नॉर्थ थाईलैंड जा रहे हैं तो आप बैंकॉक एयरपोर्ट का टिकट कराइए, और अगर आप साउथ थाईलैंड आ रहे हैं तो फुकेट एयरपोर्ट का टिकट कराइए। सो नेक्स्ट बात आती है आपके टूर प्लानर की। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है, इनफैक्ट हमारे पास भी यही था कि अगर हम वहाँ पे जा रहे हैं तो हम कोई मेक माई ट्रिप या booking.com या फिर कोई मतलब किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू करें या हम खुद बुक करें। मैं आपको सही बताऊं, अगर आप किसी भी नई जगह जा रहे हो ना, तो जितना आप खुद प्लान करोगे ना वो आपको ज्यादा इकोनॉमिकल भी पड़ेगा, और वो मेरे ख्याल से आपको उस जगह को जानने के लिए ज्यादा हेल्प भी करेगा। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप खुद का रिसर्च करेंगे तो आप थोड़ा सा इकोनॉमिकल वेज देख सकते हो। आपने ट्रैवल एजेंट के हाथ में डाल दिया तो वो जहाँ पे आपके मतलब अगर एक जगह से आप बस से ट्रांजिट कर सकते हो, वो आपको टैक्सी पकड़ा देगा, और ऑब्वियसली इनके जो फेयर में जो वेरिएशन होगा वो 10 गुना तक भी हो सकता है। खुद प्लान करने में आपको मोटे मोटे 3 कंपोनेंट आएंगे। एक तो आपका हो गया फ्लाइट ट्रांसफर। तो फ्लाइट ट्रांसफर में आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी भी जगह जा रहे हैं तो आपको 2 या 3 महीने पहले से प्लान कर रखना पड़ेगा, सो दैट आपको जो रेट्स हैं वो अच्छे मिले। अपने हिसाब से देख लो, वेल इन एडवांस आप सोच के रखो कि आपको कहाँ जाना है, उसके जो रेट्स है वो कंपेयर करते रहो, बार बार देखते रहो, चेक करते रहो, और जहाँ पे आपको लग रहा है कि 1 या 2 महीने पहले आपको टिकट सस्ते मिल रहे हैं तो बुक करा के रख लो उसको एडवांस। हाँ, देयर आर ऑलवेज सीजन। अब थाईलैंड का जो सीजन होता है, ये जो लास्ट है, आई मीन ये जो इसका नवंबर दिसंबर क्रिसमस के आसपास, वहाँ पे बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है, और वहाँ के जो होटल्स हैं वहाँ पे जो बाकी सर्विसेज के चार्जेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको उस समय जाना है तो ऑब्वियसली आप जा सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा कैश या थोड़ा सा पैसा आपको थोड़ा ज्यादा लग सकता है। ऑफ सीजन में जाओगे, जैसे कि अगर आप मे बी जून जुलाई अगस्त वगैरह में जाओगे, तो वहाँ पे आपको ज्यादा चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ सीजन होता है। फ्लाइट्स आपकी बुक होगी। उसके बाद में आपकी बात आती है होटल्स की। अब होटल्स में भी आपके पास में ऑप्शंस हैं। आप वहाँ पे जाके अगर आप बहुत ही इकोनॉमिकल जाना चाहते हो, आप पे हॉस्टल्स होते हैं, वहाँ पे भी रह सकते हो। अगर आप इंटरमीडिएट किसी होटल में रहना चाहते हो, वो भी रह सकते हो। अगर आप हाई एंड होटल्स में जाना चाहते हो या बीच रिजॉर्ट्स वगैरह में जाना चाहते हो, वो भी ले सकते हो। इनफैक्ट बीच रिजॉर्ट भी ज्यादा महंगे हैं नहीं। हमने जो बीच रिजॉर्ट बुक कराया था, हमारा था अमारी फुकेट, जो कि बहुत ही प्रीमियम, आई मीन 5 स्टार बीच रिजॉर्ट था। वो एक पूरा का पूरा ओशन व्यू रूम था, मतलब बालकनी के बाहर सीधे पूरा का पूरा समंदर दिखाई दे रहा था, और वो हमको पड़ा कुछ 7,000 पर डे में, है ना, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। तो आई थिंक ये हमको अच्छी डील मिल गई, क्योंकि इतना तो भाई यहाँ का रेडिसन ले लेता है। उसके अलावा हॉस्टल्स भी हैं, और आपके पास में इकोनॉमिकल होटल्स भी आपको मिल जाएंगे। तो आपके फ्लाइट्स होगी, आपके होटल हो गया। तीसरा जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आता है वो आता है आपका वीजा। नाउ वीजा की अगर हम बात करें तो वीजा यहाँ पर ऑन अराइवल है। तो आपको इंडिया से सिर्फ आपको अपना पासपोर्ट कैरी करना है। पासपोर्ट भी इसीलिए बिकॉज आपका इमिग्रेशन वगैरह होगा, तो आपको इंडिया से पासपोर्ट कैरी करना है, और आपका वहां पे जाके जब आप थाईलैंड पहुंच जाएंगे, वहां पे आपका ऑन अराइवल वीजा आपको मिलेगा, जिसका की चार्ज रहेगा 2200 थाई बात। मतलब 2200 को आप दोगुना कर लो तो कितना हो गया, 4400 के राउंड हो गया। 4500 इंडियन रुपीज के राउंड आपका खर्चा आएगा। 4500 मेरा, 4500 इसका। तो मतलब हम दोनों को जो वीजा कॉस्ट आया था वो 9000 के राउंड आया था। तो यही 3 मेन चीजें जो कि आपको चाहिए होगी अगर आप यहाँ से लेकर आप वहां तक उनकी जमीन पे जाके आप खड़े होना चाहते हैं। मतलब लीगली आप यहाँ से उठ के वहां पे चले जाओगे और आपको थाईलैंड घूमने से कोई नहीं रोकेगा। हाँ, एक चीज और है, ये चीज मैंने कंफर्म की थी वहां
पे कि क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि कोई मैं होटल बुक ना कराऊं, मैं सिर्फ अपनी एयर टिकट बुक कराऊं और वीजा तो ऑन अराइवल है ही और मैं वहां पे जाके कोई हॉस्टल ले लूं। ये चीज मैंने इनसे पूछी थी एयरलाइन वालों से, बट हमारी एयरलाइन इंडिगो थी। इंडिगो का ये बोलना था कि अगर आप 6 दिन जा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, मिनिमम 2 दिन का आपको वहां पे स्टे दिखाना ही पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप 4 दिन फिर आप वहां पे जाके कोई प्रॉपर्टी देखना चाहते हो आप देख सकते हो, पर इनिशियली आपको कुछ स्टे वहां पे दिखाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ऑड था, मतलब मैं इसको और एक्सप्लोर करना चाहूंगा कि क्या हम वहीं पे जाके अपने हॉस्टल्स वगैरह ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो अगर हम बात करें वहां पे करेंसी की, तो इट्स थाई बाहत, THB। थाई बाहत का जो कन्वर्जन रेट है वो है इंडियन रुपीज के हिसाब से बन जाता है कुछ 2.54 रुपीज। तो दैट मीन्स कि 1 थाई बात इज 2.54 इंडियन रुपीज। तो अगर आप करेंसी यहाँ से लेके जाना चाह रहे हो तो आप अपने हिसाब से देख लो कि आप इंडिया में 6 दिन में आप कितना खर्च करोगे। तो अगर आपको लगता है कि आप 50,000 आप वहां पे खर्च कर दोगे तो इंडिया के हिसाब से कन्वर्ट कराओगे तो इंडिया का 1 लाख रुपीज बन जाएगा। रिकमेंडेड ये है कि आप थाई बाहत ही कैरी करो, बिकॉज थाईलैंड में बहुत कम जगह हैं जहाँ पे कि आपको मतलब इंडियन रुपीज से कोई नहीं लेगा। इनफैक्ट डॉलर भी एक्सेप्ट बहुत कम करते हैं वहाँ पे। जो लोकल करेंसी है विच थाई बात वही आपको कैरी करनी पड़ेगी, आपके लिए ट्रांजिट बहुत ईजी हो जाएगा। और कोशिश करो कि ये जो करेंसी है ना वो इंडिया से कन्वर्ट करा के लेके जाओ, बिकॉज वहाँ पे जाकर जो कन्वर्जन रेट है वो इंडिया से हायर है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि अभी फ्लाइट का टाइम कितना लगता है। तो ऑलमोस्ट 4.5 घंटे का फ्लाइट रहेगा आपका जब आप यहाँ से दिल्ली से फ्लाई कर रहे हैं। हम लोग जम्मू से गए थे, डायरेक्ट कनेक्टिविटी था वो दिल्ली से था। और जब वहाँ पे स्पेशली जब वहाँ पे पोर्टल लगते हैं ना, तो जैसे हम थाईलैंड एंटर करते हैं ना तो पूरा ऊपर से आपको दिखना शुरू हो जाता है पूरा का पूरा पहाड़, बीच, मतलब ऐसा लगता है आपको पूरा का पूरा बीच आइलैंड है, आगे पीछे पूरा का पूरा समुद्र है और बीच में ये कंट्री है पूरी। उसके बाद में जब एक बार वहाँ पे आप लैंड कर जाते हो देन हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आपके पास में आती है आपकी सिम। इंडियन सिम्स अगर आप कैरी कर रहे हो तो अगर आपका जो इंडियन कैरियर है अगर आपको रोमिंग ऑप्शन दे रहा है तो आप वो ले लो। अगर आप वो नहीं करा रहे तो आपको इंडिया से ही आपको ऑप्शंस मिलना शुरू हो जाएंगे, इंडिया से ही वो आपको सिम बांटना शुरू हो जाएंगे थाईलैंड के। तो हमने लिया था D-Tech का सिम जो कि हमको पड़ा था कुछ 250 बाहत में, और उसमें जो इंटरनेट हमको मिला था वो 30 MB स्पीड का मिला था और वो अनलिमिटेड था। हमने उनको स्पेशली ये बोला था कि यार हमको कॉलिंग चाहिए नहीं, हमको सिर्फ इंटरनेट चाहिए, बिकॉज इंटरनेट होगा तो हम लोग उसके थ्रू भी बात कर सकते हैं, तो इसलिए हमको कॉलिंग ऐसा नहीं चाहिए थी। बट अगर आपको कॉलिंग भी चाहिए होता, कॉलिंग के लिए भी अलग अलग प्लान होते हैं वहाँ पे, इतना महंगा नहीं होता है, 200 से 300 बाहत के रेंज में आपको सिम मिल जाएगा पूरा के पूरे 1 हफ्ते के लिए। तो अब एक बार वहाँ पे पहुंचने के बाद में अब हम थाईलैंड पे पहुंच चुके हैं, वहाँ पे हमने सिम ले लिया, कम्युनिकेशन सॉर्टेड है। अब बात आती है कि हमको एयरपोर्ट से लेकर अपने होटल जाना है या हॉस्टल जाना, कहीं भी जाना है। आप चाहो तो आप एक इंडिपेंडेंट टैक्सी भी करा सकते हो, आप चाहो तो आप एक छोटा वाला जो वहाँ पे उसको टुक टुक बोलते हैं उसको टेम्पो को, आप वो भी करा सकते हो, या आप चाहो तो आप बस से भी जा सकते हो। सो अगर आप हमारी मानो सबसे कन्वीनियंट और सबसे अच्छा ऑप्शन जो है वो बस है। बस आपका हार्डली 100 बाहत में आपको एंड टू एंड मतलब एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक आपको छोड़ देती है। तो वहां पे ट्रैम्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब ट्रैम्स हो गया या मेट्रो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन वहां पे जो एंड टू एंड जो बस है वो बहुत ही सही है। एकदम AC बस होती है जो कि आपको एयरपोर्ट से लेके हर बीच पे, मतलब जो उसके एंड जो बीचेस है वहां तक आपको वो छोड़ती है और हार्डली 100 बाहत में। बहुत ही सस्ता ऑप्शन है। यही अगर आप वहां पे टैक्सी लेने जाओगे तो आपको टैक्सी कम से कम भी 1200 से 1300 बाहत का पड़ता है। दैट मीन्स कि अगर आप इंडियन रुपीस में देखो तो 2600-2700 रुपया हो गया। कुछ मतलब नहीं बनता इतना महंगे टैक्सी लेने के जब आपके पास में इतना इकोनॉमिकल और इतना अच्छा ऑप्शन है आपके पास में। तो अब जब आप थाईलैंड पहुंच चुके हैं एंड थाईलैंड पहुंच के आपके पास में सिम आ चुका है, आपका कम्युनिकेशन सॉर्टेड हो चुका है, आपने गाड़ी ले ली है और आप अपने होटल पे पहुंच चुके हो, अब करना क्या? अब आपके पास में 6 दिन है, आपके पास में ऑलमोस्ट पूरा हफ्ता है वहां पे करने के लिए आपके पास में क्या क्या है। अब यहाँ पर बात आती है इंडिविजुअल चॉइसेस की। आप वहां पे मस्ती करने गए हो, आप वहां पे घूमने गए हो, या आप वहां पे रेस्ट करने गए हो। अगर तो हम जैसे लेजी लोग हैं जो कि वहां पे अपना एक पूरा हफ्ता सिर्फ काटने गए थे, रेस्ट करने गए थे, तो हम लोग हार्डली 1 या 2 दिन वहां से बाहर निकले होंगे। बाकी दिन तो हमने रिजॉर्ट में पड़े रहे, वहीं के स्विमिंग पूल में जाके स्विमिंग करते रहे, मस्ती करते रहे। बट अगर आप इंटरेस्टेड हैं वहां पे जाके घूमने में तो वहां पे जाके मिलते हैं आपको डे टूर, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। मतलब आपके होटल के रिसेप्शन से लेकर आप जब जैसे थोड़ा सा बाहर निकलेंगे वहां पे लाइन लगी होती है, इतनी सारी दुकानें होती है, इतनी सारी, कोई टैक्सी भी लोगे ना, कोई ऑटो भी लोगे ना, वो आपके हाथ में पैम्फलेट पकड़ा देगा जिसमें कि पूरा आपके डे टूर पैकेजेस होंगे। उसमें आपका फिफी आइलैंड का टूर होगा, आपके कराबी आइलैंड का टूर होगा, जेम्स बॉन्ड आइलैंड का टूर होगा, माया बीच का टूर होगा, मतलब इतने सारे ना, मंकी आइलैंड, हाँ मंकी आइलैंड। तो ये सारे ना वो बीचेस का वो जो टूर है इंडिपेंडेंट टूर डिटेल्स के साथ में डे टूर पैकेजेस होते हैं, जिसमें कि वो आपको सुबह लेके जाते हैं आपके होटल से और आपको शाम को ड्रॉप कर देते हैं। तो हमने इंडिविजुअली प्लान किया था 2 जगह जाने का, एक फिफी और एक जेम्स बॉन्ड। तो हम फाइनली गए फिर एक में, हम जेम्स बॉन्ड आइलैंड में गए थे। जेम्स बॉन्ड आइलैंड का जो डे टूर था वो हमको
पड़ गया था ऑलमोस्ट 3000 बात का, तो 3000 पर पर्सन, 3000 बात का मतलब हो गया कि 6000 इंडियन रुपीज। तो ये जो डे टूर्स होते हैं इसमें वो करते क्या है, पूरा का पूरा आइलैंड होता है, एक बड़ा आइलैंड होता है जिसमें कि 5 छोटे छोटे इंडिविजुअल आइलैंड्स होते हैं। तो जहाँ पे हम गए थे जेम्स बॉन्ड आइलैंड में, वहाँ पे तो उन्होंने हमको बहुत सारी चीजें दिखाई थी। क्या नाम था उसका? थाई केव्स थे, देयर वाज आइसक्रीम केव, देयर वाज गो पनई आइलैंड, ऐसा कुछ था। फिर एक वो फ्लोटिंग आइलैंड था, देन देयर वाज जेम्स बॉन्ड आइलैंड जहाँ पे वो जेम्स बॉन्ड वाली मूवी शूट हुई है। सो इस तरह करके हर तरह के जितने भी आपके वो जो डे टूर पैकेजेस होते हैं ना, वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। वहाँ के मार्केट से ले लो या फिर आप होटल रिसेप्शन से ले लो, सस्ते पड़ेंगे। उसको भी रिकमेंडेड ऑप्शन ये है कि आप वहीं पे जाके उसको बुक कराओ, लोकली जाके बुक कराओ, एडवांस में बुक मत कराओ, बिकॉज एडवांस में यहाँ से बुक कराओगे ना तो महंगा पड़ता है। उसके बाद में अगर आप साउथ थाईलैंड जाने का प्लान कर रहे हो फुकेट में एज सच, तो वहाँ पे आपको मिलेगा टाइगर किंगडम, जो कि वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस है। वहाँ पे ट्रेन टाइगर्स होते हैं जो कि आपको अलाउ करते हैं कि आप उसकी जगह पूंछ पकड़ लो, उनको जाके टच कर लो। ये चीज तो मतलब मैंने कहीं नहीं देखी थी आज तक। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किसी टाइगर को जाके मतलब ऊपर से जाके उसको ऐसे हाथ लगा रहा हूँ, उसके सामने बैठा हूँ एंड मतलब एक केज के अंदर मैं एक कॉमन स्पेस शेयर कर रहा हूँ उसके साथ। तो भाई मेरे को तो बहुत ज्यादा डर लगा था, लेकिन हम लोग काफी देर वहाँ पे रहे थे, ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट हम लोग थे अंदर। तो वहाँ का जो टिकट था वो था 805 बात पर पर्सन, और वो हमारे वहाँ से कुछ 5 किलोमीटर पे था, हमारे रिजॉर्ट से। मेन फुकेट मेन जो पटोंग बीच है वहाँ से कुछ 5 किलोमीटर पे था। तो हमने वापस से टैक्सी ले लिया था और हम वहाँ तक पहुँच गए थे। सो इस तरह आपके 5 से 6 दिन कब वहां पे खत्म हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप इंडिपेंडेंट डे एक्टिविटीज करने के लिए जाएंगे ना, तो ट्रस्ट मी, आप एक दिन में पहली बात तो इतना थक जाएंगे ना कि आपको अगले दिन जाने का मन नहीं करेगा, आपका अगले दिन रेस्ट करने का मन करेगा। यार एक चीज तो मैं बताना रह गया कि वहां का जो फुकेट का जो नाइट मार्केट है, मतलब फुकेट में जहाँ पे हम थे, हम पेटोंग बीच वाली साइड में थे, नाइट मार्केट तो भाई देखने वाली चीज है, वो मिस करने वाली चीज नहीं है। इतना प्यारा मार्केट, इतना लाइव मार्केट मैंने हार्डली कहीं देखा होगा। वहां पे रात को हम लोग अपने होटल में ना खाना खा के हम लोग बाहर जाया करते थे, और वहां पे वॉक करके इतने सारे आपको खाने के लिए ऑप्शन मिल जाते थे। थाई फूड हो गया, आपका इंडियन फूड हो गया, KFC, मैकडी, सबवे वगैरह सब कुछ था वहाँ पे, सारी की सारी चीजें थी। हम लोग घूमते रहते थे, बस वॉक ही करते रहते थे वहाँ पे, एकदम यहाँ से जाना पूरे एंड तक जाना, वहां से वापस आना, फिर से जाना। वहाँ पे जाके ऐसा लगता था कि यहाँ पे हर कोई खूबसूरत है। हाँ सही में यार, वहाँ पे इंडियंस इतने अच्छे अच्छे आए हुए थे, इंडियंस थे, देन बाहर के दूसरे कंट्रीज के थे, वो भी बड़े खूबसूरत थे। हाँ, तो वो एंटायर पूरा का पूरा जो लेन था ना, वो इतना खूबसूरत था ना, इतना लिट था, इतने अच्छे से वो लाइट्स लगे होते थे, हर कोई बाहर ही बैठा होता था, लिटरली रोड के ऊपर बैठा होता था वहाँ पे ऐसा लगता है यहाँ पे फेस्टिवल ही चल रहा है। वहाँ पे पेटोंग बीच में एवरी नाइट मतलब 7 बजे के अराउंड वहाँ पे फायरवर्क्स हुआ करते थे। तो हम लोग अपने होटल के रूम से देखते थे कि क्या हो गया, किसी की शादी हो रही है क्या, बट वहाँ पे वो डेली का था, वहाँ पे डेली चलता था वो। सो ऑल एंड ऑल अगर मैं आपको एक समराइज करना चाहूँ तो थाईलैंड आपको वंस इन अ लाइफ टाइम तो जाना ही चाहिए। और अगर आप वहाँ पे जा रहे हो तो ये जितनी चीजों के बारे में हमने यहाँ पे बात किया, उन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखो, प्रिपेयर्ड रहोगे ना पहले से, तो आपको वहाँ पे जाके आपको कभी लगेगा ही नहीं कि आप किसी दूसरी जगह में आ गए हो। ट्रस्ट मी, जब हम लोग जा रहे थे हमने ये चीजें थोड़ी बहुत हमने देख ली थी। मतलब जब हम वहाँ पे बस में ट्रैवल करते, मुझे याद है, मुझे इतना सही लग रहा था ना, मुझे बस में ट्रैवल करने के बाद मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी अलग कंट्री में आया हूँ। मतलब जितना ग्राउंडेड रहोगे ना, आई थिंक उतना आप वहाँ के कल्चर को और उतना ही वहाँ के एटमॉस्फेयर के साथ में जेलअप हो पाओगे। आई रिमेंबर लास्ट टाइम मालदीव्स में हमने क्या किया था कि हमने पूरा का पूरा एक मेक माई ट्रिप से एक पूरा का पूरा टूर पैकेज ले लिया। मतलब लिटरली जहाँ पे हम जा रहे थे ना, वो आगे से एक बंदा आ रहा था और हमको उठा के लेके जा रहा था कि हाँ सर आपको ऑलरेडी बुकिंग है, आप यहाँ पे आ जाओ। तो उसमें ज़रा एक्सप्लोर करने के लिए आपको मिलता नहीं है। बट जहाँ पे आप जाके आपको किसी दूसरी कंट्री में जाके खुद प्लान करना होता है ना, तो आप वहाँ पे जाके पूछते हो, लोगों से जाके बात करते हो। हमने डे टूर कराते टाइम हमने 2 या 3 लोगों से पूछा, हम उनकी शॉप्स पे गए, उनसे जाके बात की। तो जब आप उनके कल्चर में उन लोगों से जाके बात करते हो तो तब जाके आपको उस कंट्री के बारे में या उसके कल्चर के बारे में आपको ज्यादा पता चलता है। दिस इज आवर ओपिनियन, आप लोग का अलग हो सकता है, बट आई थिंक दिस इज अ वे जहाँ पे कि आप दूसरी कंट्री को ज्यादा बेहतर तरीके से जान सकते हो। तो यस, तो ये तो था हमारा पूरा को पूरा थाईलैंड का टूर गाइड। आई होप मैं तो एक चीज बताने भूल क्या, मुझे वहाँ पे थाईलैंड में छोटे छोटे बहुत सारे स्पिरिट हाउसेस देखने को मिले, और वो आपको पूरे थाईलैंड में मिलेंगे। लाइक हर होटल में, हर रेस्टोरेंट के बाहर, हर शॉप के बाहर छोटे छोटे से टेम्पल टाइप बना के चारों तरफ, और बहुत सुंदर बहुत सुंदर थे। तो उनका कंसेप्ट वहाँ पे ये है कि जैसे हम पटोंग में थे, इट इज सेड कि
जो स्पिरिट हाउसेस होते हैं वो एक लोकल प्लेस की स्पिरिट को होल्ड करके रखते हैं, लाइक दे प्रिवेंट एनी बैड एनर्जीज और एनी मिस हैपनिंग्स अराउंड दैट प्लेस। तो वो बहुत बहुत ज्यादा सुंदर थे, उनका कहीं मेंशन नहीं है बट आप उनको रैंडमली देखोगे बहुत सारे। तो आई गेस दिस वाज आवर टूर, और ये जो थाईलैंड का हमने एंटायर पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, और जिसमें हमने आपको तरीके बताए हैं कि आप इकोनॉमिकल भी कैसे प्लान कर सकते हो अपना टूर। तो आई गेस आपको हेल्प हुआ होगा इस पूरे हमारे सो कॉल्ड इन्फॉर्मेटिव वीडियो से। सो आई गेस वी आर डन विद आवर व्लॉग। आज के लिए बस इतना ही। कुछ बोलना लास्ट में? हाँ, क्या? साउथ थाईलैंड घूमने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे नॉर्थ थाईलैंड अकेले घूमने जाना चाहिए। ये जब से वहां से आई है ये बोल रही है मुझे नेक्स्ट टाइम इसको सोलो जाना, वो जाना भी नॉर्थ में है, बैंकॉक जाना है इसको। बड़ा नहीं, हम भी देखेंगे। तुम वहां हो, मैं दुबई निकलता हूँ। ऑलराइट गाइस, सो आई होप कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। इन सब के अलावा अगर आपको तब भी कोई ना कोई डाउट बच जाता है, आप ऑलवेज हमको कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा इंस्टा हैंडल भी आपके पास में है, वो चैनल में के लिंक में मैंने डाल के रखा हुआ है। सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दिस इज सुरेश, दिस इज सोनम, एंड वी विल सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए गुड बाय।